गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग अपने लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर हम लोग 6 चैप्टर देख रहे थे ना लास्ट क्लास में। छठा चैप्टर पर डिस्कशन चल रहा था, उसमें से शायद 10 11 या 12 चैप्टर तक 12 क्वेश्चन तक हम करवाए थे। आज उसके आगे का करेंगे। थर्टीन क्वेश्चन 12 तक हुआ था, यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर है 7 चैप्टर भी हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेंगे, उसको भी समझ लेंगे, डिस्कस उसको भी कर लेंगे। ये क्या है कि यू शेप वैली किसके कहाँ पर बनती है, किस तरह बनती है। तो यू शेप और भी शेप, तो भी शेप सभी को पता है, भी शेप जो बनता है वो रिवर्स से बनता है। कल हम समझाए थे, ये रिवर्स जा रही है कि इधर एक इधर, ये हो जाता है भी शेप, भी शेप वैली। अभी हम किससे टकराएगा, खुद से टकराएगा तो बीच में आ गया तो कुछ पत्थर उत्थर वगैरह आ गया तो फिर तो हिस्सा बनेगा ऐसे। हाँ, वो भी तो बोलते हैं ना कि चलने के दरमियान जहाँ पर ये अक्सर कहाँ बनेगा, जहाँ पर ढलान होगा। क्या होगा, ढलान होगा। स्लोप जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे इस तरह का शेप बनेगा। अब यहाँ पे पूछा है यू शेप। पर्वत को देख रहा है, इस तरह का। अभी हम पूछेंगे ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा, पर्वत में, माउंटेन में ग्लेशियर कहाँ होगा, टॉप पे। ये वाला जो क्षेत्र होगा, इधर क्या देखने को मिलेगा, ग्लेशियर। इधर ग्लेशियर देखने को मिलेगा। उसके अलावा ग्लेशियर और किधर होगा, इसके ढलानों में, ऐसा शेप, जो घाटी ढलान जो होता है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसे ये टर्न लेगा। अगर यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता तो फिर भी ये भी ही होता भी, लेकिन बर्फ यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, इसलिए इसको यू शेप वैली बोला जाता है। ठीक है, बर्फ क्या है, ग्लेशियर क्या भारी होता है, यहाँ पर एक जगह के इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए ये फिर मतलब रेंडमली टर्न नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये मेल्ट होता है तब क्रिएट करता है। जैसे ये ग्लेशियर, ये मेल्ट किया, इधर से नदी निकल गई, नदी निकल गई। हो सकता है यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा हो, यहाँ पे आके ये क्या हो गई, स्टोर हो गया, ये लेक हो गया, झील हो गया। फिर हो सकता है लेक से फिर एक लहर निकला, मतलब एक इसका किनारा निकला, फिर आगे चल के ये बड़ा नदी बन गया। सेम हिमालय से भी ऐसा ही चल रहा है ना, कैसे चल रहा है। एग्जाम्पल हम लोग बात करें, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सब जो रिवर है, उसके अलावे सतलज, सतलज, वो सब जो है सब ग्लेशियर से ही बना है। ग्लेशियर के पिघलने से ही ये सब नदियों का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये यूसेप यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूसेप जो ये वैली बनता है वो हिमानी क्षेत्रों में, ग्लेशियर्स एरियाज में वो ये होता है, देखने को मिलता है। भी शेप रिवर, यू शेप ग्लेशियर्स। ठीक है, यह समझ में आया ना। आगे चले। अभी क्या बोल रहे हैं, हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित, निक्षेपित का मतलब इकट्ठा होना, क्या होना, इकट्ठा होना। तो ये किसके द्वारा, मतलब हिमोड, ये ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, हिम की बात कर रहा। हाँ, तो इसके किसके निक्षेपण से बनता है, हिमनद से, ग्लेशियर से। अच्छा, ये ग्लेशियर होता है कैसे, कैसे वहाँ पे बर्फबारी कैसे होता है, सब जगह तो पानी बरसता है, वहाँ पे बर्फ कैसे बरस रहा है, क्या कारण है, हिमालय पोल में है। हिमालय में बर्फबारी कैसे होता है, लद्दाख वाला क्षेत्र ले लो, लद्दाख क्यों होता है, क्या कारण है वहाँ पे। देखो वो हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर है। अब देखना एक चीज़ क्या है, अगर ज़्यादा हाइट पे है तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता प्रॉपर, ज़्यादा ऊंचाई पे ठीक नहीं ना पड़ पाता। ऊपर से वहाँ पे विंड चलते रहता है, पवनें चलती रहती हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे सोलर जो इंसुलेशन होता है, सोलर इंसुलेशन नहीं हो पाता, सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं, सन का लाइट नहीं पहुँच पाता। तो क्या होती है कि जब सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, जब पहुँचता भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत पहुँचता है, तो जब उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, एवोपोरेशन होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक ऊपर नहीं जा पाता, और भारी होने के कारण वो बर्फ के फॉर्म में क्या हो जाता है, गिर जाता है। मतलब टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी लो होता है, कम होता है ना टेम्परेचर से। लद्दाख की बात करें, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो अगर माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
पिघल जाएगा या जम जाएगा? जम जम जाएगा। पानी का भी फॉर्म लिक्विड से क्या हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। समझ में आया? वो क्यों होता है वहां पे? ये रीजन की वजह से होता है, हाई एल्टीट्यूड। हिमनद, नेक्स्ट देखते हैं। गॉर्ज का निर्माण होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि गॉर्ज का फॉर्मेशन किससे होता है, कौन सा रॉक से होता है? तो ये है कठोर चट्टानों से, हार्ड रॉक से। हार्ड रॉक समझ में आ रहा है? कठोर चट्टान जो काफी मजबूत हो, उससे वैलीज या गॉर्ज का निर्माण होता है। यहाँ पे गॉर्ज एक्चुअली पूछा है, ठीक है, गॉर्ज पूछा है, वैली नहीं पूछा है, घाटी नहीं पूछा है, गॉर्ज। अब बोलोगे गॉर्ज क्या होता है? देखना, गॉर्ज किसको बोलेंगे पता है? जब नदी ढलानों से जब होके बहेगी, ठीक है, बोलता नहीं काफी गहराई में बह रहा है नदी, जैसे हम टॉप पे खड़े हैं, नीचे देखेंगे तो 500 मीटर नीचे से नदी बह रही है, तो वो जो बह रही है तो वहां पे ठोस चट्टान होगा, और नदी का काम क्या था, लहरें उसको काटते गई काटते गई काटते गई, एक समय ऐसा है कि वो इतना काटे कि काफी नीचे हो गया, ठीक है। तो ये गॉर्ज का निर्माण हमेशा जो होगा वो कठोर चट्टानों में ही होगा। अगर वहां की चट्टान मुलायम होगा तो वो काफी नीचे चला जाएगा, घुस जाएगा नदी बहुत नीचे, लेकिन कठोर होने के कारण वो उसका जो स्तर होता है औसत होता है, ठीक है, स्तर जो होता है औसत होता है। नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है पता ही है? एल्यूवियल, जलोढ़, बांगर, खादर। चलो, युवाकार घाटी निम्न में से किस कारक के आपर्दन के परिणाम स्वरूप, इसको भी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। हिमनद, ग्लेशियर, अभी हम लोग देखे यूसेप। निम्न में से कौन सी भूआकृति का निर्माण भौम जल के निक्षेप से होता है? अब बोलोगे भौम जल, ये ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है, किसका? ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे पूछा है कि ग्राउंड वाटर से किस तरह के लैंडफॉर्म बनता है, मतलब ग्राउंड वाटर से किस तरह का लैंडफॉर्म दिखेगा, भूआकृति किस तरह का बनेगा? तो वो कौन सा है? अस्टेले कटाई, ठीक है, अस्टेले कटाई, इस तरह का शेप बनता है। आप ध्यान से समझने की ये होता है क्या। ग्राउंड वाटर कहाँ मिलेगा? सरफेस से। सरफेस से कितना नीचे मिलेगा ग्राउंड वाटर? अरे कुआं खोदते हो? नहीं, तो लोग नहीं खोदते, देखते हो कितना गहरा होता है ज्यादा से ज्यादा? बहुत बोल दिया, 500 मीटर। 500 मीटर मतलब 1500 फीट। बोरिंग नहीं पूछ रहे हम, कुआं पूछ रहे हैं। मैक्सिमम अगर देखोगे तो 40 फीट बहुत है, 40 फीट गड्ढा खोदो, पानी निकल जाने वाला है। अभी देखना जब 40 फीट गड्ढा खोदोगे तो देखना खुदाई के दौरान वहां पर भी अलग अलग प्रकार का शेप का लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे भी जैसे अंदर जाओगे सरफेस का सॉइल मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे वो मिट्टी क्या है ना, उसमें नमी ज्यादा देखने को मिलेगा, कीचड़नुमा मिट्टी मिलेगा। फिर एक स्तर के बाद नीचे जाओगे तो मिलेगा चट्टान, रॉक मिलेगा। फिर नीचे चले जाओगे फिर क्या मिलेगा? हो सकता है बलुआई मिट्टी मिले, बालू जो होता है। उसके और नीचे जाओगे तो हो सकता है चिकनी मिट्टी मिले। चिकनी समझ में आ रहा है? जो घर में यूज होता है, वो कौन सा, झटनी मिट्टी हम लोग बोलते हैं ना। अरे जैसे निपाई नहीं, निपाई पुताई नहीं होता, मिट्टी वाला घर का, उस तरह का मिट्टी मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते आएंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या हो गए नीचे चलते आएंगे, जो वो जो लैंडफॉर्म है वो मतलब डिफरेंट स्टेज में देखने को मिलेगा, एक तरह का नहीं देखने को मिलेगा। खुदाई के दौरान जो मिट्टी मिला, जैसे सरफेस में जो मिट्टी है, ये जरूरी नहीं कि अंदर भी वही होगा, वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसी की यहाँ पे बात यहाँ पे किया जा रहा है। भृगु एवं स्टेक निम्न में से किस आपर्दन कारक द्वारा निर्मित होता है? भृगु और स्टेक, यहाँ पे पहले देखते हैं। प्रवाही जल मतलब रनिंग वाटर, बहता पानी। दूसरा ग्लेशियर, एकदम ये होने वाला ही नहीं है। ग्लेशियर से हम लोग देख लिए क्या बनता है, यू शेप। ये जो जिसको बोलते हैं रनिंग वाटर, इससे क्या होता है, वेव्स देखने को मिलता है, फ्लो जब ये करता है, ये कोई खास असर नहीं करता। लेकिन तरंग जो होता है, वेव्स जो होता है, करंट जो, कौन सा, ओशियानिक वेव्स या ओशियानिक करंट, मतलब समुद्री तरंग या समुद्री धाराएं। इसमें कौन आ रहा है? ज्वार और भाटा की हम बात कर रहे हैं, जो 24 घंटे निरंतर आते रहता है समुद्र में, ज्वार और भाटा, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं वेव्स, ओशियानिक वेव्स या ओशियानिक करंट, ओशियानिक वेव या ओशियानिक करंट। अभी जब लहरें उठती है, ठीक है, लहरें जब ऐसे उठेगी तो इसका शेप भी ऐसा करके कुछ हो सकता है, ठीक है, एक तरह का नहीं होगा, या फिर हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, इस तरह का। जब लहरें टकरा रही है और इसमें जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है? टाइडल फोर्स लगता है, ज्वारीय बल का इसका क्या होता है? परिणाम होता है।
उसके अलावा ग्रेविटेशनल पुल जो चंद्रमा का सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के समुद्र में जो ज्वार और भाटा निरंतर आते रहता है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो कौन है? इंडिया का, सॉरी इंडिया का बोलते हैं, अर्थ का सैटेलाइट कौन है? कौन है अर्थ का सैटेलाइट? नाम बदल दिए, चंद्रमा। वही है ना, भारत पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। उसी के कारण, क्योंकि चंद्रमा नजदीक है और सूर्य बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर है वो डिस्टेंस वाइज, और चंद्रमा जो है वो 3,84,000 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल इसी का ना प्रभावित करेगा। इस वजह से चंद्रमा अगर नहीं होता तो समुद्र जो हमारा, समुद्र में जो करंट आता है, जो लहरें जो चलती हैं, धाराएं जो चलती हैं, वो नहीं चलता अगर चंद्रमा नहीं होता तो। ठीक है, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। बाकी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, ठीक, उसमें भी चंद्रमा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है। निम्न में से कौन सा पवन आपर्दन द्वारा नहीं बनता? पवन की बात यहां पे किया जा रहा है, विंड की बात यहां पे किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पवन के आपर्दन से, ठीक है, या फिर पवन आपर्दन द्वारा नहीं बनता। यहाँ पे 4 एथी दिया, गारा, जुगेन, ये ना लैंडफॉर्म है। ये क्या है? लैंडफॉर्म है, चट्टानों की यहाँ पे बात किया जा रहा है, कुछ पिलर्स की बात यहाँ के। भूस्तंभ समझ में आता है? भूस्तंभ उसको बोलते हैं ग्राउंड पिलर। अरे घर का पिलर देखे हो? कहीं घाटी क्षेत्र में चला जाओ, कहाँ घाटी, प्लेटू एरिया में, कभी देख रहा है कि एक मिट्टी ऐसा है कि वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो पिलर टाइप है, पतला सा पिलर टाइप है। वो पिलर टाइप बना कैसे होगा? हवाओं के कारण और पानी, वर्षा के कारण, जल के कारण। ऐसा फॉर्म याद आ रहा है कि गांव तरफ देखो क्या, घाटी क्षेत्र पहाड़ों में ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, पिक्चर में जरूर देख लेना, पिक्चर में दिख जाएगा, मतलब गूगल में मतलब सर्च करके देखना, दिख जाएगा। मतलब कोई ऐसा लैंडफॉर्म दिखेगा कि देखने से वो लग रहा है क्या काफी पतला है, शंकुनुमा है और पिलर टाइप है, छोटा बड़ा ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? पवनों के कारण। पवनें भी जब टकराती है तो वो भी क्या करती है? पर्वतों का जो धूल मिट्टी होता है उसको भी बहा कर लेके जाती है, उड़ा कर लेके जाती है, सॉरी बहाती नहीं है, उड़ा कर लेके जाती है। और बारिश क्या करता है? रेनफॉल, वो भी तो बहा के लेके जाती है। तो दोनों के इसमें इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट जो है वो है बालुका स्तूत है ये, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे। यह है बालुका स्तूत। यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सैंड की बात कर रहा है, नदियों की बात कर रहा है। तो ये जो फॉर्म बन रहा है पवनों के आपर्दन से, देखना नदी में जो बालू होता है, नदी बहता पानी है, ठीक है, बहता पानी है, नदी में जो बालू होता है, चाहे हवा चले या आंधी आए, उसको कोई खास फर्क पड़ेगा? बालू को, वो तो पानी के नीचे है, इसलिए पवन के कारण कोई आपर्दन नहीं होता, कोई एरोजन नहीं होता। ठीक है, किसको? सैंड को, बालू, नदी के बालू। पलाया निम्न में से किस प्रकार की भू आकृति है? पलाया की बात क्या यहाँ पे किया जा रहा है, वो किस प्रकार का भू आकृति? जलोढ़ निर्मित मैदान नहीं, ये भी नहीं होगा। पर्वतीय पठार, इसमें भी नहीं आएगा। जिसका जो करेक्ट आंसर वो है उथली जल और झीलें, स्लो वाटर लेक। लेक का मतलब बांध, इकट्ठा पानी। ठीक है, पहले हम समझते थे झरना को, बहुत बाद में पता चला कि नहीं, वो तो दूसरा चीज है, वाटरफॉल वो अलग है, लेक अलग है। हम झरने को समझते थे ये लेक है, बाद में जब पढ़े समझ में आया तो लेक अलग होता है। ठीक है, गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? केप्स के बारे में, केप्स देखे हो? शेर गुफा में रहता था। अच्छा, वो गुफा कौन बनाता होगा? शेर आदमी लगा के, ठेकेदार बुलाता होगा, चलो भैया गुफा बनाओ, मेरा हमको रहना है। सोचो कैसे मिला होगा शेर को गुफा? क्या अपने से बनाया होगा क्या शेर गुफा? अपने से, ठेकेदार बुला के? तो सोचो कैसे मिला उसको? हाँ, वो जो गुफा बना है, वो जो गुफा होता है ना, वो स्टोन एज में जब आदि मानव काल चल रहा था ना, स्टोन एज, उस समय मनुष्य का सबसे पहला आवास क्या था? गुफा ही था, केव्स ही था। बाद में वो लोग मकान झोपड़ी जुगी में आया, सबसे पहला चीज क्या था उसका? केव्स था, गुफाओं में रहता था। और ये शेर जो था उसको भी रहने के लिए घर चाहिए। अब वो खाने के तलाश में उधर जाता, घूमता फिरता, फिर उसको मार के वहीं पर वो कब्जा जमा लेता। पहला रीजन हो सकता है ये मनुष्य ने बनाया। दूसरा, नेचर भी तो बना सकता है केव। दो बड़ा बड़ा पत्थर आपस में टकराए, बीच में होल बन गया,
हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? नेचर के द्वारा भी वो बन सकता है और मैनमेड भी बन सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गुफा जिस तरह बनता है, ठीक है, केव्स की रचना किस प्रकार द्वारा होता है, मतलब किस क्रिया के द्वारा, किसके कारण होता है। तो क्या है यहाँ पे? डिसोल्यूशन, घोलीकरण। अच्छा ये तो नहीं होने वाला, हमको बताओ ये ऑक्सीडेशन किसने बताए थे? हाँ, इसको बताए थे हम, कार्बनाइजेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसको समझाए थे, ये रासायनिक में समझाए थे, केमिकल में। जल योजना ये अलग है, वाटर प्लानिंग इसमें है ही नहीं, बस एक्स्ट्रा है। घाटी रंध्र या युवाल की रचना किस तरह होती है, कैसे होती है? अच्छा घाटी को देख रहे हो, एक पर्वत है, ये क्या है, एक तरह का घाटी है, ठीक है, घाटी एरिया, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है रंध्र की, सिंक। देखो क्या होता है, इधर से अगर घाटी को हम लोग देखेंगे ना, देखना यहाँ पे दूसरा बनाते हैं, इसको घाटी क्षेत्र मानते हैं, इसको माउंटेन, पर्वत मत मान लेना। पर्वत और इसमें अंतर है, पर्वत अगर बनेगा तो उसका जो शीर्ष होगा ना, टॉप जो होगा वो नुकीला होगा। यार इसमें देखो उतना नुकीला हम नहीं बनाए, खींचे इसको, सरफेस होता है किसमें, प्लेटू में। अगर माउंटेन की बात करोगे तो वहां पे शंकुनुमा होगा, वो जोकर की टोपी की तरह, ठीक है, उल्टा ए शेप की तरह ये लगेगा, लेकिन ये उस तरह नहीं होता। कौन सा, प्लेटू। अभी देखना, अगर घाटियों को देखोगे तब बीच बीच से इसका क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है, एरोजन हो जाता है बारिश के कारण। इधर रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रहा है, ऊपर की मिट्टी बह के कहाँ आएगी, नीचे आएगी ना, ऊपर से क्या होगा, धीरे धीरे बहेगा, नीचे आके ये क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। बीच से अगर देखोगे तो इसका एरोजन सपोज यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया, इस क्षेत्र में हो गया, जिधर जिधर पानी का ढलान हुआ है, पानी क्या कर रहा है, उसको काट रहा है, क्या कर रहा है, बहाकर काट रहा है। रंध्र उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं की रचना होती है नदी घाटी में परिवहन द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये अगर होता है, या फिर उच्च पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा, भूमिगत जल के आपर्दन द्वारा, पवनों के निक्षेपण द्वारा, बाय डिपोजिशन ऑफ विंड्स। अब इसमें विंड का तो कोई काम नहीं है, इसमें क्या है, वैली में विंड का क्या काम है, किसी भी तरह का काम नहीं है, ठीक है। ये उच्च पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा, ग्लेशियर कहाँ से आ जाएगा, प्लेटू में ग्लेशियर मिलेगा या माउंटेन में मिलेगा, प्लेटू में ग्लेशियर मिलेगा। तो फिर ये हम लोग भी तो उत्तरी छोटा नागपुर प्लेटू में है, कहाँ है ग्लेशियर, है ग्लेशियर है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है, वो भी तो प्लेटू एरिया है, यहाँ पर भी हिमनद का काम नहीं है। ऊपर नदी घाटी में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, जिसकी वजह से घाटियों को काटा जाता है, जैसे अभी रांची जाने वाला रूट में इधर भी एक है ना घाटी, जो घूमा घूमा रास्ता है, पतरातू वाला है क्या वो, हाँ पता नहीं, हमको जानकारी नहीं था, हाँ पतरातू, उसको भी काटा गया। लेकिन ये सब जो फैक्टर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, भूमिगत जल के आपर्दन द्वारा ये देखने को मिलता है। भूमिगत मतलब ग्राउंड वाटर, कौन सा, ग्राउंड वाटर। फिर यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन सी आकृति का निर्माण नदी के द्वारा होता है, गॉर्ज बनता है, गहरी गॉर्ज, गड्ढों से नदी बहती है, फिर गॉर्ज बनेगा, मतलब नदी जो है वो गड्ढों से बह रही है। भारत में कौन सा 2 रिवर है, हम बताए थे, याद करो, काटहर। हम बोल रहे हैं कि वो कौन सा 2 रिवर था जो गॉर्ज से होकर बहती है, मात्र 2 रिवर है, और वो जो 2 रिवर है वो अरब सागर में, अरब सागर में मिलता है, वो गंगा अरब सागर में गिरती है, कृष्णा इस साइड, मतलब क्या, हम इतना हिंट कर दिए कि वो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, वो अरबियन सी में गिरती है। बताओ वो कौन सा 2 रिवर है, कोसी तो नेपाल से निकलती है, बुड़बक बिहार को डुबाता है, हर साल डुबाता है। मात्र 2 ही रिवर है जो अरब सागर में जाके मिलती है, बाकी सब बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। सब कथा सुनो बैठ के। फिर ये कौन सा चैप्टर है, अब ये 6ठा चैप्टर ही चल रहा है, 6 चैप्टर ही चल रहा है। कल 10-11 चैप्टर, 10-11 क्वेश्चन हुआ था ना,
हम पूछ रहे 2 रिवर का नाम बताओ जो अरबियन सी में जाकर गिरती है, मिलती है, और वही 2 रिवर जो है जो गॉड से होकर बहती है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखो, एक रिवर के बारे में हम बता रहे हैं, हिंट कर रहे हैं कि वो जो रिवर है उसी के किनारे सरदार जी का स्टेचू बना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा सा स्टेचू बना था ना गुजरात में, अभी भी तो है। कौन सा नदी के किनारे? अब इतने भाई नहीं पता तो फिर सब फिर काहे पढ़ोगे, सब बकलूली जैसा कर रहा है। देखो नर्मदा लिख लो कहीं, ताप्ती याद आ गया ना। हाँ एक नाम याद है, दूसरा याद आ गया, नर्मदा और ताप्ती, यही 2 रिवर है जो गोर्ज से होकर बहती है। मात्र 2 नदी यही, बाकी सब जो है वो सरफेस से होकर बहती, तो गड्ढे से नहीं बहती, ये गोर्ज से होकर बहती है। और यही 2 रिवर है जो अरब सागर में जाकर मिलती है, अरबियन सी में, ठीक है। मात्र 2 रिवर अरब सागर में, और यही गोर्ज से होकर बहती है, ठीक है। समझ में आया? नर्मदा ताप्ती बोलना नहीं, नर्मदा नदी के किनारे ही तो बना है गुजरात में नर्मदा। और इसी नर्मदा नदी में एक डैम भी है, सरदार सरोवर डैम, और उसी के किनारे सरदार पटेल जी का मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उसको बोलते हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। चलो नेक्स्ट है हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी, हिमोड। ग्लेशियर द्वारा कौन सा मिट्टी मिलेगा? बर्फ में मिट्टी मिलेगा? नहीं ना मिलेगा, ग्लेशियर ही मिलने वाला, उसको बोलते हैं हिमोड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कासाट प्रदेश की भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति क्या होती है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? कासाट प्रदेश। अब बोलेगी सर ये कौन सा प्रदेश है, पहली बार नाम सुन रहे हैं हम। ये मतलब उस क्षेत्र की बात कर रहा है जहां पर बर्फबारी अक्सर होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, स्वीडन ले लो, नॉर्वे ले लो। स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब जो कंट्री है नॉर्थ पोल से सटा हुआ है। देखते हो घर के छत पे क्या जम जाता है? बर्फ जमता है ना, बर्फ जम जाता है। वहीं यहाँ पे बोला ना कि उस प्रदेश के भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? उसको क्रस्ट बोल रहे हैं। वो ये वाला क्रस्ट मत समझ लेना, रूफ का क्रस्ट बोल रहे हैं, रूफ, छत। वहां पे किस तरह का आकृति बनेगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेटेलेक्टाइट, ठीक है। ये अक्सर ये जो शेप है ये कहाँ देखने को मिलेगा? जिस क्षेत्र में बर्फबारी ज्यादा या 24 घंटा होता है, ठीक। साउथ पोल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ पोल में भूमि है ही नहीं, लैंड है साउथ पोल में, जमीन नहीं है, पूरा तो उधर अंटार्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन सटा हुआ है। हाँ आर्कटिक में देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर है कंट्रीज है। धौल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम या किस प्रोसेस के द्वारा होता है? मतलब किसके द्वारा? नदी के द्वारा, पवन के द्वारा। अच्छा ये तो हम लोग देख ले, ग्राउंड वाटर जो अभी हम समझाए थे, ठीक है। भूमिगत जल के आपर्दन से कौन सी आकृति बनती है? इसको बोलते हैं कोल। भूमिगत जल के आपर्दन से, अब बोलोगे भूमिगत जल का आपर्दन कैसे होगा? भूमि के नीचे है वो, कैसे आपर्दन होगा? वो क्या लगता है? ग्राउंड वाटर कैसे दूषित हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है हम कैसे किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से समझना। अभी देखना, किसान जो खेती कर रहा है, हाँ खेती कर रहा है, अभी खेत में जो पानी होता है बरसात के समय, वो क्या हमेशा वहां पे रहता है? कुछ पानी जो होता है वो एवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, लेकिन कुछ पानी नीचे रिस के जाता है। रिसता है पानी नीचे, जमीन में पानी पता चला सूख गया। तो सब ऐसा नहीं है कि सब सन के लाइट से सूख के ऊपर भाप बन गया, नहीं। कुछ पानी ऐसा होता है जो नीचे ग्राउंड वाटर में भी वो मिल जाता है। अब वो दूषित कैसे हो रहा है? देखना, खाद, पेस्टिसाइड जो बोलते हैं, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। पूरे भारत में ही हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या, पूरा भारत में। कोई भारत के एक ऐसा स्टेट बता दो जो खाद का यूज ना करता हो? सब करते हैं। 12th में हम पढ़ाएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति 66 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय। उसको हम समझाएंगे कि उसी समय से हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, जो हाइब्रिड बीज यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड बीज समझ रहे? धान रोपियो? नहीं नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखो देखो धान जब रोपाता है तो बीहन लाने जाता है लोग, पैकेट में आता है, वो कौन सा बीज होता है? हाइब्रिड बोलते हैं उसको। हाइब्रिड बीज कैसा बीज होता है? जो पैदावार बहुत करेगा, बहुत पैदावार करेगा। हाइब्रिड वो उसको बोलते हैं गाँव में, क्या हाइब्रिड वाला लगे नहीं नहीं वो ये क्या बोलते हैं, कीटनाशक की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो दवा नहीं छिड़कता। और खाद भी आएगा, डीएपी, यूरिया जो हम लोग बोलते हैं,
वो भी पेस्टिसाइड के अंदर ही है। तो ये सब यूज होना भारत में कब से शुरू हुआ? 1966 के बाद। 1966-70 के बाद से अभी तक यूज हो रहा है वो सब। तकरीबन 50 साल ले लो, 50-60 साल उस समय से यूज हो रहा है खाद पेस्टिसाइड। तभी जब धान का खेत है या गेहूं जो लगाए हो, पानी दोगे, पानी रिसके अंदर जाएगा तो वो क्या नीचे तक पहुंचेगा या नहीं? क्योंकि अब बोलोगे उतना नीचे कैसे चला जाएगा? अब पानी को उतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। देखना, एक लेयर के बाद नीचे मिट्टी में नमी होता है, नमी, भीगी मिट्टी मिलती है, मतलब पानी का अंश है ना उसमें। अब पानी को अगर थोड़ा सा भी रास्ता मिला तो पूरा नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा भी उसको देखते हो कि अगर पानी को थोड़ा सा भी जगह मिला निकल लेगा वो। उसको रोकना मुश्किल नहीं, सॉरी बहुत मुश्किल है पानी को। सेम उसी के वजह से उसी को यहाँ पे कोल बोला जा रहा है। अच्छा, कोल को कोयला मत समझना, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे बोल रहा है कि भूमिगत जल का प्रभावकारी कार्य संपन्न होता है, मतलब इफेक्टिव वर्क जो होता है अंडरग्राउंड वाटर का, ठीक है, वो किस तरह से होता है? पहला ऑप्शन है कठोर ग्रेनाइट चट्टानों में होता है, जलोढ़ मैदानी भागों में, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित प्रदेश, या फिर चूना पत्थर वाले कासाट प्रदेशों में। चूना पत्थर वाले, अब चूना पत्थर जान रहे हो, जो बेसाल्टिक चट्टान होता है, बेसाल्टिक रॉक होता है। देखो इसमें हम रॉक पढ़ाए हैं क्या? रॉक था क्या चैप्टर में? नहीं ना, इसलिए तुम लोग को बेसाल्ट नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इग्नियस रॉक होता है, हाँ, मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। ये सब जो कुछ रॉक्स होता है 3-4 फॉर्म होता है उसका, 3 या 4 फॉर्म होता है, ज़्यादा नहीं, 3 मेनली होता है। बस इसमें इतना हम समझ लो कि ये जो इफेक्ट जो इसका देखने को मिलता है वो चूना पत्थर वाले मतलब बेसाल्टिक रॉक्स में देखने को मिलता है। और ये बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन कब हुआ है? क्रिस्टिशियस पीरियड में। अरे पृथ्वी का भी काल है, पृथ्वी का देखते हैं, बोल देते ना कि पृथ्वी 4.5 या फिर 4.6, कौन सा सही बता, हम भुला गए हैं। हाँ चलो ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष पहले बना अर्थ। अब देखो अर्थ तो बना, उसमें जितना भी लैंडफॉर्म है ना वो एक के बाद एक के बाद एक बना है। क्या लगा जब 4.6 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी बना होगा, कोयला उसी समय बन गया होगा? कोयला बहुत बाद में बना, पेट्रोलियम बहुत बाद में बना, तो वो अलग अलग फेज है। उसी तरह पृथ्वी का भी बहुत अलग अलग फेज, अलग अलग पीरियड में उसको बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट जो है अगर हम लोग देखें, आर्यन क्रम की चट्टानें, आर्यन रॉक, आर्यंस रॉक पहला। दूसरा है पुराना, ठीक है, पुराना रॉक्स, फिर द्रविडियन रॉक्स, फिर आर्कियन रॉक्स। ये 3-4 फॉर्म में उसको बांटा गया है और वो पढ़ा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। और चूंकि तुम लोग का कौन सा है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको पढ़ा जाता है जियोमॉर्फोलॉजिकल ज्योग्राफी में, इसलिए वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, इसलिए बस मैंने बस इसमें जो याद रखना है वो हम तुमको समझाते रहे। भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भी से वैली कैसे बनता है, नदी। अब ये 7वां चैप्टर आता है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सब देखना है, ठीक है। वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है या नहीं है? अगर नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा लेयर होता है, 5 प्रकार का लेयर होता है, ठीक। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बना है पिछले एग्जाम में उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो 5 लेयर का नाम बताओ कौन कौन सा था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तुम बोलो कैसे कैसे था, इधर आगे। हाँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर था। हिंदी में जिसको समझाएं, ये 5 लेयर है, उसी 5 लेयर से क्वेश्चन आगे पीछे घूमेगा इसमें, ठीक है। वो 5 लेयर को दिमाग में याद रखना। फर्स्ट है पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित करती है? यहाँ पे किसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है? अल्ट्रावायलेट रे। अब हमको बताओ ये अल्ट्रावायलेट रे कहाँ से निकलता है? सन से। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रे निकलता है उसको कौन सा गैस रोकता है? ओजोन, O3। भाई ओजोन O3 से ही बना है, मतलब वो भी एक तरह का गैस है। वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ओजोन परत जानते हो ना, जिसको पृथ्वी का छतरी बोला जाता है।
वो नहीं रहता तो फिर अभी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता, सब पक जाते, सिज जाते आलू की तरह, फिर स्किन कैंसर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता। लेकिन ओजोन परत के कारण वो जो अल्ट्रावायलेट रे है उस पर क्या है, रोक लगाया गया, मतलब रुक जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, कल ही बताए थे। सबसे ज्यादा कौन सा है, कितना, 70 हाँ 78% मात्रा है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में क्यों है ज्यादा, पढ़ाने के समय बताए थे, याद करो। इतना तो सभी को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण या वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखो क्यों है सबसे ज्यादा, ये नाइट्रोजन गैस क्यों है सबसे ज्यादा, ये तकरीबन 20 के आसपास है, ये 78% के आसपास है, क्यों है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम पढ़ा रहे होंगे तो ये बतेबे नहीं किए होंगे। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की दहन क्षमता, बर्निंग जो कैपेसिटी है उसको वो कम करता है, रोकता है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं होता ना, ध्यान समझना, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा नहीं होता तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इक्वल बैलेंस नहीं रहता, वो उड़ के बाहर चला जाता। तो उसको रोकता है, वो नाइट्रोजन रोकता है, उसको भागने नहीं देता, बोलता है तू यहीं पे रहो, नहीं भागोगे, एटमॉस्फेयर छोड़कर नहीं भाग सकते। अगर ये ना होता ज़्यादा तो ये जो है ना, ये ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में चला जाता, यूनिवर्स में उड़ जाता, खत्म। तो नाइट्रोजन ज़्यादा है इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन को दबा के रखा है, रोके रखा है, इसकी दहन क्षमता जो है उसको वो कम करता है। समझ में आया क्यों है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। यहाँ पे ये समझ में आया ना, ऑक्सीजन का मात्रा भी हम लोग देखा 78-20%, वो वाला। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वह कौन सा लेयर है, क्षोभ मंडल है। क्यों है पता है, चलो यहाँ पे आंसर है, जरूर बता दे रहे हो, क्षोभ मंडल है, क्यों है, क्योंकि क्षोभ मंडल एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा परत है जहां पर मौसम से संबंधित जितना भी घटना होता है, जितना भी प्रोसेस, जितना भी एक्टिविटी होता है, सब क्षोभ मंडल में ही होता है। इसको ऐसे देखे थे हम लोग, इसके ऊपर और सारा लेयर है, बस हम लोग क्षोभ मंडल की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहला लेयर, ठीक है, सबसे पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर की बात करें, क्षोभ मंडल। यहीं पे हम लोग देखे थे, बादल यहीं पे है, बादल का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, बारिश, वर्षा यहीं पे होता है, ठीक है। थंडरिंग कहाँ होगा, अरे बादल का फटना यहीं पर होगा, जब क्लाउड यहाँ पे है तो कहाँ पे होगा, यहीं पर होगा। तो सारा प्रोसेस, अच्छा यान जो उड़ता है, यान कुछ एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये भी यहीं पे फ्लाई करता है, सारा प्रोसेस तो यहीं पे हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारिश यहीं से हो रहा है, जो आंधी तूफान टोर्नेडो चक्रवात जो जो आता है, इसी वाले लेयर से उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे हवा का मात्रा कम होता जाएगा, हवा जो हम लोग सांस ले पा रहे हैं इसी लेयर में सबसे ज्यादा है, 90% एयर यहीं पे मिलेगा, इसी लेयर में मिलेगा, सबसे पहले वाला लेयर में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्षोभ मंडल, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, समझ में आए। तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है, सबसे इंपॉर्टेंट परत है, ये सरफेस है, ये क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भूमि है, लेयर है, ठीक है। यहीं पर बिल्डिंग घर मकान जितना है सब यहीं पे है, पेड़ पौधे सब इसी वाले यहीं पर है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है, बताइए, कितना कितना है, 78। वायुमंडल की ऊपरी परत यहाँ पे पूछा है, कौन सा ऊपरी परत, हाँ कौन सा है, एक्सोस्फेयर। बहिर्मंडल नाम से ही बताए थे ना, बाहरी, सबसे बाहर ही, यहां पर यूनिवर्स शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मांड। हाँ सैटेलाइट। वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है, देखो इसमें थोड़ा सा घुमाया है, क्या घुमाया ध्यान से समझना, वह कौन सा गैस है जो किसको, ऊष्मा को, हीट को
इंसुलेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, हीट या नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, टेस्ट का बाबू, टेस्ट कल कल या परसों हो जाएगा, वो नोटिस चला जाएगा। ऊष्मा को शोषित करता है, उसको क्या करता है, शोषित करता है, मतलब उसको सोखता है, और हवा के तापमान को बढ़ा देता है। ध्यान से समझना, कौन सा गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो एयर क्वालिटी जो होता है, या एयर का जो कैपेसिटी होता है, उसको वो बढ़ाता है, हवा को बनाए रखता है। तो किसके बारे में हम बताए थे, नाइट्रोजन ही तो था ना, जो ऑक्सीजन को बनाए रखता है। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमाया है, कुछ किया नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो नाइट्रोजन ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है। वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है, विरल का मतलब कम मिलती है, कौन सा वो लेयर रहती है, यहीं पर है, बहिर्मंडल। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है नहीं है ना, और सबसे कम वहीं पे है, मतलब है ही ना के बराबर है यहाँ पे, समझो बस, तो इसलिए बहिर्मंडल होगा। एग्जॉस्फेयर, वहाँ पे वायु ही नहीं है, जीरो ग्रेविटी, वहाँ पे तैरोगे, उड़ोगे, मतलब समझ लो तैरोगे, ठीक है। ये ब्रह्मांड इतना गहरा है, इतना गहरा है, अगर कोई ब्रह्मांड में गिर जाए तो फिर तो ऐसे नीचे जाता जाएगा अंधेरे में, एक समय के बाद भूख से वो, एक्चुअली क्या है ना, हवा ना होने के कारण वो तुरंत कुछ ही मिनट में मर जाएगा, ऑक्सीजन ही वहाँ पे नहीं है, पहली बात। देखते हो एस्ट्रोनॉट जो जाता है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाता है, कैरी करता है, एस्ट्रोनॉट जितना होता है। तो बहिर्मंडल में, ठीक है, एग्जोस्फेयर में, वहाँ पे सबसे विरल होता है यार। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अभी हम लोग देखें, ओजोन, यही तो रोकता है ना पराबैंगनी किरणों को, रिपीट था, ये भी पूछा था। वायुमंडल की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सा गैस है, फिर से वही आया, कौन सा, नाइट्रोजन। ये कब पूछा था, 2022 20 में। सबसे निचली परत, फिर से देखो रिपीट हुआ है, ट्रोपोस्फियर। देखो क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी मार्केट में जितना भी बुक आया होगा ना, देखते हो क्या एकदम सेट आया है, कौन चीज डाला होगा, यही सब डाला होगा, वो पीवाईक्यू को ही वो कैरी करके रख दिया है कि ये ए सेट 40 क्वेश्चन, बी सेट 40 क्वेश्चन, 4-5 साल का क्वेश्चन उठाया होगा, और वही सेट वाइज कर दिया, बेच रहा है, दुकान चल रहा है। तो लोग मत खरीदना, ये बहुत है, हम ही किताब बना दिए इधर, ठीक है। हाँ, शर्मा वर्मा सब। कौन सी गैस हमें सूर्य से, फिर वही है, क्या है, कौन सा, पराबैंगनी किरणों को बचाती है, ओजोन लेयर, फिर वही था। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या पता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, यहाँ पे 78% होना था, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 59, यहाँ पे करेक्ट आंसर, चलो पता है ना, होशियार हो। कौन सा गैस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जो जीवन जीने के लिए, मतलब लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देख रहे ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा तो फिर मजा आ जाएगा ना। वायुमंडल की अल्पकालिक दशाओं को क्या कहा जाता है, यहाँ पे है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म इसको बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ध्यान से समझना। हमारा जो मौसम, वातावरण जो है, वायुमंडल जो है, उसमें देखते हो सडनली चेंजेस होता है, तो चेंजेस क्या होता है, मौसम, मौसम देखते हो अभी कुछ है, आधे घंटे के बाद कुछ हो रहा है, जैसे धूप है तुरंत बारिश, फिर आधा घंटे के बाद तूफान हवा चलने लगा, फिर नॉर्मल हो गया, फिर धूप खिल गया। तो वो जो प्रोसेस है किसका परिणाम है, वो मौसम का। वेदर का कोई गारंटी नहीं है कब ये पलट जाए, वो पलटुआ आदमी है, ये पलटुआ है, ये पलट जाएगा, ठीक है। मौसम, मौसम का कोई पता नहीं होता। और एक चीज ध्यान से समझना, जलवायु, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, पढ़ने से तो लग रहा हो कि जलवायु है, मौसम देखिए होता है, इसमें अंतर होता है। जलवायु, हाँ जलवायु जो है ना, जलवायु कई शताब्दियों के बाद ये चेंज होता है, कई 100 सालों के बाद क्लाइमेट बदलेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग बात करें लगभग 1750 ईस्वी के समय, 750 एडी के समय की बात करें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही था, उस समय की जलवायु, उस समय कितना हाईएस्ट टेम्परेचर जाता था पता है पृथ्वी का, उस समय मोटा मोटी जाता था 30 डिग्री सेल्सियस, बहुत था उस समय। जब पृथ्वी बना था, तब पृथ्वी का एक्चुअल जो टेम्परेचर है कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर, जब पृथ्वी जब बना था, जब उसमें लाइफ शुरुआत में आया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो कितना है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस,
15 से 20 डिग्री सेल्सियस था पहले, लेकिन अभी देखो मनुष्य ने छेड़छाड़ करके कहां तक पहुंचा दिया। डेजर्ट में ज्यादा है, मरुस्थल में 60 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो क्लाइमेट जो है ना वो कई सौ सालों के बाद, देखो 1750 में इतना था, अभी यहाँ देखो 2025 26, अभी 50 तो आम बात है। तो देखो जलवायु बदला, क्लाइमेट चेंज हुआ कितनों सौ सालों के बाद, लगभग 200-250 सालों के बाद चेंज हुआ ना। तो जलवायु जो होता है वो लॉन्ग टर्म के बाद वो चेंज होता है, उससे बदलाव लॉन्ग टर्म के बाद आता है। लेकिन वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म, तुरंत तुरंत बदलेगा। एग्जाम्पल से समझ में आया ना, एग्जाम्पल। चलो, ब्रह्मांड किरणों को परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में से केवल सन का लाइट ही आता है, कुछ कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक वेव्स भी आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांडीय किरणें, ठीक है, वो भी कुछ आता है। तो यहाँ पे बोला है कि ब्रह्मांड से आने वाली जो प्रकाश है, जो लाइट्स है, उसको कौन रोकता है? क्षोभ मंडल रोकता है, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल, उसको रोकने का काम है आयन मंडल का। ध्यान से समझना, जो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी कैच करते हैं, वो रेडियो वीडियो में जो गाना आता है, हा? तो वहां पे ना एक लेयर है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, 4 लेयर है वहां पे आयन मंडल में, ठीक है, आइनोस्फीयर में। वही लेयर जो है वो ब्रह्मांड से आने वाली किरणों को भी क्या करता है? वो कैच करता है, रोकता है। जैसे पता चलता है ना कि एक फ्रीक्वेंसी कैच हुआ है, पता नहीं कहाँ का है, हो सकता है एलियंस का, बार बार न्यूज में आता है। तो वो है, वो होता है कॉस्मिक रे, उसी को बोलते हैं जो ब्रह्मांड से आया हुआ कोई वेव से या कोई ये किरण होता है, रेज होता है। तो आयन मंडल क्षोभ सीमा अलग करती है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। एक क्षोभ सीमा है, ठीक है, जैसे यहां पे हम लोग बनाए थे ना, ये यहां पे ऐसे समझे थे ना, ऐसे था, फिर ऐसे था। ये कौन सा था? ट्रोपोस्फेयर था ना ये, और ये स्ट्रेटोस्फेयर। इन दोनों के बीच एक लेयर है, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा। तो वो अलग करता है किसको किसको? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। कौन सी गैस की कमी से पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न कर रही है? कौन सा गैस की कमी के कारण? फिर से आगे ओजोन, तो क्वेश्चन घुमाया है। ओजोन लेयर का डिप्लोमेशन हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, सनलाइट ज्यादा हो रहा है, पशु पक्षी जो है उसको काफी प्रभावित कर रहा है, पेड़ सूख जा रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफी नीचे जाता जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना, पर्यावरण संबंधी समस्या हो रहा है। किसके कारण? ओजोन परत के क्षरण के कारण। ओजोन गैस धरातल पर कितनी ऊंचाई के मध्य पाया जाता है? अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, ओजोन लेयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच, 50 से 80 किलोमीटर के बीच ओजोन लेयर मिलता है। बताए थे समताप मंडल और मध्य मंडल के। अभी हम लोग अभी हम बनाए क्षोभ मंडल, हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे थे? अभी ट्रोपोस्फेयर देखे थे या स्ट्रेटोस्फेयर देखे थे? था पहले ट्रोपोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर नहीं, ट्रोपोस्फेयर में तो क्षोभ मंडल है ना। स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर के बीच, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच मिलता है ओजोन परत। वही तीसरा वाला जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस, दूसरा स्ट्रेटोस, तीसरा मेजोस। तो स्ट्रेटोस और मेजोस के बीच मिलता है कौन सा? ओजोन परत, ओजोन लेयर। तो उसी का डिस्टेंस है 50 से 80 किलोमीटर के बीच। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहां तक स्थित है? मतलब वायुमंडल का विस्तार कहां तक हुआ है? आयन मंडल तक ही हुआ है, क्योंकि बहिर्मंडल से क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्रह्मांड। 4 लेयर तक ही वायुमंडल है, ऊपर तो ब्रह्मांड का एरिया शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को हम लोग एटमॉस्फेयर में नहीं ऐड करेंगे, 4 ही लेयर तक आता है वो, ठीक है। आइनोस्फेयर तक। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? घटता है फिर बढ़ता है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम यहाँ पे खड़े हैं, हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर जाने के बाद हमको ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगा? ठंडा लगेगा। शुरुआत में ठंडा लगेगा क्षोभ मंडल में, क्योंकि वहाँ पे बादल है। बादल इट मीन्स पानी, मॉइस्चर, आर्द्रता है वहाँ पे। बादल, वही बादल बरसता है पानी बनकर। तो क्षोभ मंडल तक जाएंगे तो हमको लगेगा ठंडा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा, ठंडा लगेगा। फिर उसके ऊपर जाएंगे, फिर जब बादल को भी चीरते और ऊपर जाएंगे तो फिर गर्मी लगने लगेगा, सनलाइट। फिर उसके ऊपर ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वहाँ गर्मी ही गर्मी, वो सोख रहा है ना उसको। तो शुरुआत में जाएंगे ठंडी लगेगा, फिर एक स्तर के बाद जो ऊपर जाएंगे तो फिर गर्मी लगने लगेगा। वही यहाँ पे बोला कि जाएंगे तो घटेगा फिर बढ़ जाएगा। घटेगा किसके कारण? ट्रोपोस्फेयर के कारण।
बढ़ेगा किसके कारण? स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच जो कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर, उसके कारण। कौन सी वायुमंडल संवहनीय प्रदेश कहा जाता है? तो ओजोन मंडल वाले क्षेत्र को बोला जाता है। ओजोन लेयर के आसपास जितने भी क्षेत्र है उसको बोलते हैं वायुमंडल संवहनीय प्रदेश। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडक्टिव रीजन्स। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन है जो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? समताप मंडल, मध्य मंडल, चुंबकीय नियंत्रण क्षेत्र या फिर आयतन मंडल। इसमें ना ये समताप मंडल नहीं होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मैग्नेटिक कंट्रोल जोन है। कौन सा? मैग्नेटिक कंट्रोल जोन। ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी की बात कर रहे हैं हम। ये मैग्नेटिक फील्ड अलग हो गया ना, ये वायुमंडल में तो ऐड नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए जो करेक्ट आंसर ये है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की नीचे से दूसरी परत है? मतलब लेयर 5 लेयर है ना, सेकेंड लेयर में कौन आ रहा है? ये ना समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो दूसरा नंबर वाला पूछा अरोरा बोरियोलिस। अरोरा पढ़ाए थे नहीं? चेक करना, फोन में चेक करना अरोरा कैसा दिखता है। नॉर्थ पोल से सटा जितना भी कंट्री है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल तो ऐसे भी कोई कंट्री है नहीं, नॉर्थ पोल की बात करते हैं। नॉर्थ पोल से सटा जो देश है उसका आसमान चमकीला नजर आएगा, मतलब हरा, नीला, पीला, रंग बिरंगा, लाल, वो होता है अरोरा। ये अरोरा कौन सा है? कॉस्मिक रे है, जो पहले बताए थे, ब्रह्मांड से आने वाली किरणें। ब्रह्मांड से जब आने वाली किरणें ओजोन परत से टकराती है, मतलब अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसका जो लेयर है वहां से जब टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट करके उसका जो कलर होता है ना, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और आसमान जब देखते हैं तो लगता है हरा, पीला, लाल ऐसा नजर आता है। उसी को बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल में आता है, ध्यान से सुनना। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल में आता है, ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्थ पोल में आता है। तो ये ऑरोरा जो बन रहा है किसके कारण बन रहा है? कॉस्मिक रेज के कारण। और कॉस्मिक रे कहां से आता है? यूनिवर्स से आता है, ब्रह्मांड से आता है, ठीक। पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है। ये यहाँ पे 4 है, शुक्र, मंगल, बुध, सॉरी बृहस्पति, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। ये 4 प्लेनेट में किसमें वायुमंडल है? एटमॉस्फेयर पृथ्वी में ही तो है, इसलिए तो यहाँ पे लाइफ है। अगर और प्लेनेट में होता तो वहां पर भी लाइफ होता, लेकिन केवल एक पृथ्वी है जहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायुमंडल है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ाता है वो कौन उसके लिए जिम्मेदार है सबसे ज्यादा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो पैदा करेगा। हम बताए थे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? वह गैस जो पृथ्वी के तापमान को क्या करे? इंक्रीज करे, वही है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है? अभी बताए थे। वेदर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होता है कौन सा लेयर में होता है? क्षोभ मंडल में। आया? यहीं पे बादल बनता है, बारिश यहीं पे होता है, जो होता है सब यहीं पे होता है, चाहे थंडरिंग हो कुछ भी हो। पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो कहाँ पे होता है? ठीक है, पृथ्वी का जो सरफेस का जो टेम्परेचर होता है ना, सरफेस टेम्परेचर, वो ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है? अक्षांश पर, हाईली लेटीट्यूड में, सागर से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियन या सीज, ऊंचाई में, इनमें से सभी। ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ पे पूछा ना कि पृथ्वी का वह कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है जहां पर तापमान में बदलाव देखने को मिलता है? ऊंचाई पर चले जाओगे तापमान में अंतर मिलेगा? अगर हाँ ठंडा लगने लगेगा। समुद्र से अगर दूर खड़े रहोगे तब भी कुछ प्रभाव दिखेगा नहीं पड़ेगा, वहां पर भी लगेगा। मतलब सागर से जो समुद्र से जो धाराएं निकलेगी ठंडी वेव्स, फिर उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और हाईली एल्टीट्यूड या लेटीट्यूड इसको बोलता है, अक्षांश, लेटा हुआ लाइन बताया, ये वाला लाइन, ये है लेटीट्यूड लाइन।
यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे खड़े रहोगे देखोगे गर्मी है ना, सनलाइट प्रॉपर पड़ता है। अब जैसे यहाँ से ऊपर जाओगे ठंडा लगना शुरू हो जाएगा, फिर जैसे नीचे जाओगे फिर भी ठंडा लगना शुरू हो जाएगा, मतलब पोल्स की ओर जाओगे तो टेम्परेचर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, घट जाएगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो इन तीनों सिचुएशंस में क्या होगा, तापमान को अधिक प्रभावित करेगा, ये तीनों सिचुएशन में। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण संस्तर, यहाँ पे संस्तर मतलब लेयर की बात यहाँ पे किया जा रहा है, हिंदी में उसको संस्तर या अस्तर बोलते हैं। तो कौन सा लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर अगर कोई है तो वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर। हाँ वही स्ट्रेटोस्फेयर में उसके बीच जो है ओजोन लेयर, वो उसके बाद है। क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इससे देखो इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे पूछा था, इसी से पूछा था, इसी से पूछा था, ट्रोपोस्फेयर से पूछा था, ओजोन से पूछा था। दो क्वेश्चन इसमें, मतलब दो तरह का जो मेन कोर टॉपिक है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सा है, एक मिनट रुकना, जेनोन, कैप्टन, अच्छा ये सब तो होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। किसके अनुसार, मौसम विज्ञान के अनुसार। ये सब जो है ना, जेनोन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, ये सब नोबेल गैसेस है। ये तीनों एक ही परिवार का गैस है। केमिस्ट्री में भी एक फैमिली होता है, पता है ना, 12th 11th में पढ़ता है लोग केमिस्ट्री में, उसमें भी एक फैमिली होता है, एक ही फैमिली का इन लोग। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग है, ये इंपॉर्टेंट गैस है। अच्छा क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ठीक होता क्या, पेड़ पौधा मर जाता, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिलेगा कैसे जिंदा रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन उसका एक निश्चित मात्रा, एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट में वो होना चाहिए। जहां उस अमाउंट से वो ज्यादा हुआ तो फिर समस्या पैदा करेगा, और आज वही हो रहा है, आज वही हो जा रहा है। अभी कितना है, 2.5% कार्बन डाइऑक्साइड अभी है, बढ़ गया है। पहले बहुत कम था, पहले 1.5 था, मोटा मोटी 1.5 था। देखो ध्यान से समझना, 78% नाइट्रोजन, 20% कितना हो गया मिला के, 78, 88, 98 हुआ, 98 हुआ। अभी पहले कितना था ना, 1.5 था, और बाकी जो 0.5 बच रहा है उसमें अन्य सारे गैसेस था, जैसे आर्गन था, नियॉन था, हीलियम था, वो सब। ऑक्सीजन आ गया 20%, 78% हो गया नाइट्रोजन। हम पहले की बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी बना था तब 1.5 मतलब परसेंट ही था, 1.5% ही था CO2, और अभी ये बढ़कर 2.5 हो गया है, मतलब 1 डिग्री बढ़ गया है, मतलब 1% बढ़ गया। अब देखो 1% बढ़ा है तो डायरेक्ट एकदम उछल के 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। पहले 15 से 20 डिग्री सेल्सियस था ये पृथ्वी का औसतन तापमान, अभी ये 20-30 डिग्री 50 चला गया। तो सोचो 1% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और टेम्परेचर 30 डिग्री बढ़ गया एकदम उछल के आगे। सोचो और 5.5% और बढ़ जाएगा तो और टेम्परेचर कहाँ जाएगा, 70। ठीक है, तो इतना ठीक था पहले था, लेकिन अभी 2.5% हो गया, 2.5, पहले 1.5 ही था। चलो ये कंप्लीट है, कल इसके बाद का चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल भी क्लास रहेगा, ठीक है।